हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज एक ना हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम 11th 12th की जो कंप्यूटर साइंस आती है वो उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि वो बेसिक्स जो कंप्यूटर के बेसिक्स होते हैं ना, वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एक तरह से कह सकते हैं। उस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। ये सिलेबस बस 12th वालों के लिए नहीं है, बहुत सारे जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर को एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया, कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। जिसमें हम कंप्यूटर के जो बेसिक फंडामेंटल है ना, वो चीज़ों के बारे में समझेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है ना, ये सब का नीड क्यों पड़ा, ये सब का नीड क्यों पड़ा है ना। तो इस चीज़ को हम समझने वाले हैं अभी। तो सबसे पहला हम समझते हैं कंप्यूटर साइंस क्या होती है, मतलब कंप्यूटर होती क्या है एक तरह से, कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक तरह से समझ लो कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कि हम कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्या इसका यूज था, है ना, क्या इसका यूज है एक्चुअली में। तो ये क्या होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ये जो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, इसके अंदर हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे एज ए ह्यूमन मुझे कोई टास्क करना है कि मुझे ये फ़ैन को एक फ़ैन लगी हुई मेरे रूम पे, मुझे इसको चलाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा, खुद से उठूँगा, स्विच ऑन करूँगा, ये सारे प्रोसेस करूँगा, पूरा एक टास्क होगा। मान लो मुझे कुछ और करना होता है, जैसे ट्रेडिंग करते हैं आज हम, या बहुत सारी चीज़ें, जैसे ट्रेडिंग ही ले लो कि एक ट्रेडिंग करते हैं, उसमें पूरी देख के वहाँ पे जो भी चार्ट दिए रहते हैं या जो हमारे पास टिक्स होते हैं, हम उसको देख के समझते हैं कि हमारा मार्केट जो वो अभी ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है ना। ये चीज़ हम खुद से करते हैं, खुद से एनालाइज करते हैं। पर अगर मैं मान लो कि कंप्यूटर को ये चीज़ सिखा दूँ कि तुम्हें इस तरह से एनालाइज करना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमें पता है कि ह्यूमंस जो वो कैलकुलेशन कर सकते थे, है ना, कोई भी ह्यूमन है वो कैलकुलेशन कर सकता है। पर कैलकुलेशन करने के लिए हमने कैलकुलेटर क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि जो काम हम हर बार एक अपने माइंड को डिस्टर्ब करके या अपने माइंड को पूरा प्रेशर डाल करके कुछ करते थे, जैसे मान लो कि मुझे इतना बड़ा नंबर एक ऐड करना है, ठीक है, ये 4 है, 5 है, 18 है, ठीक है, ऐसे 21 25 प्लस 52 प्लस 5000, जो भी हमें मन कर रहा है हमने ऐसे ऐड किया। अब मुझे इसको ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, एक पेन पेपर लेके बैठूंगा, देखूंगा कि ये 2 + 3 क्या होता है, ऐसे करके फिर वो उसको ऐड करूँगा मैं। तो मुझे कितना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक एक तरह समझ लो कैलकुलेटर बना दिया, जिसके अंदर वो क्या करेगा, एक जो समझ लो कि वो उसको कैलकुलेट करने का काम करता है। तो हम एक बार में इतनी सारी इनपुट लेते हैं, वो कर वही काम रहा होगा, है ना, जो काम हम करते हैं। पर ये इस तरह से हमने उसको प्रिपेयर कर दिया कि अब वो बस एग्जीक्यूट होगा और उसको वही काम करना है। हमारे पास ह्यूमन के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती है, हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, तो उतना हमारा माइंड जो वो एक्टिव नहीं होता कि हम जितना फास्ट कैलकुलेटर कर सकते हैं उतना फास्ट हम कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, कैलकुलेटर को अगर छोड़ दें हम, बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे मशीन को चलाना हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम एक कंप्यूटर के थ्रू करवा सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर जो होता है ना, एक हमारे आम जो जीवन था, जो आम लोग भी लाइफ थी उनकी, उसको क्या करता है एक तरह से ये और ज़्यादा इम्प्रूव करता है और ज़्यादा ईजी बनाता है। अभी जैसे मान लो कि मैं रिमोट कंट्रोल कार बना रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल एसी है, सब कुछ है, रिमोट कंट्रोल है, ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सब कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के कारण हो रहा है, उसमें कुछ प्रोग्राम किया जा रहा है। तो हर तरह से जो है ना कंप्यूटर एक हमारे आज के मॉडर्न जो चीज़ें बन रही, सब चीज़ें मॉडर्न हम देख रहे हैं, वो सारा का सारा पॉसिबल हो पाया कंप्यूटर की वजह से, ठीक है। तो ये एक तरह समझ लो, इसका हम एक प्रॉपर नोट्स जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि ये एक कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, जो साथ में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, ये दोनों मिल करके और कुछ ऐसे प्रॉब्लम को, ठीक है, कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं ये दोनों मिल करके, ठीक है। इसके पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उसी के हेल्प से, जैसे मान लो इनपुट डिवाइसेस कहने का मतलब कि इनपुट्स लेते हैं, जैसे जिस तरह से हम कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर को समझ लो ना कि ये कैलकुलेटर जो है वो एक मशीन ही है, ठीक है, जिसमें एक छोटी सी स्क्रीन है, यहाँ पे हम बहुत सारे नंबर दिए रहते हैं, हम उस नंबर को यहाँ पे इनपुट देते हैं। ये जो नंबर है वो क्या एक तरह से इनपुट है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैं इस कंप्यूटर को कुछ इनपुट दूंगा, ये कंप्यूटर यहाँ पे अंदर कुछ लॉजिक लिखी होगी इसकी, है ना, कुछ लॉजिक होगा तभी ये कैलकुलेट कर पा रहा होगा, ये लॉजिक लिखी होगी, उसके बाद यहाँ पे एक आउटपुट भी दे रहा होगा। तो हर एक कंप्यूटर कुछ ना कुछ इनपुट लेता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दे रखा है पहले से, हमने यहाँ पे लॉजिक लिख रखा है कि तुम्हें जब भी दो नंबर आए, फिर यहाँ पे एक प्लस हो और एक और नंबर होगा, तो हमें यहाँ पे ये सिंबल दे करके समझ में आता है कि दोनों को जोड़ना है। तो तुम्हें क्या करना है, 5 + 2 करना है। मैं एक बच्चों की जैसे समझता हूँ कि 5 को इसने 1 2 3 4 5 किया होगा, और 2 के लिए 1 2, और फिर इसके बाद इसको काउंट कर रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमें इस तरह से 7 यहाँ पे आउटपुट वाले स्क्रीन पे दे रहा होगा, है ना। तो इस तरह से जो काम है ये हर बार करता है और हमें ये आउटपुट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके देगा, माइनस है तो माइनस करके देगा, ठीक है।
ये इस तरह से एक हमारा जो है कंप्यूटर सिस्टम होता है। समझ आ गया? ये ये इस तरह से अगर आप समझोगे ना कि कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, क्या होता है, तो अब आप थोड़ा सा समझ जाओगे कि हाँ ठीक है। अभी एक तरह से और समझ लो कि अगर मुझे ये कंप्यूटर है, मुझे यहाँ पे किसी हार्डवेयर जैसे प्रिंटर को चलाना है, ठीक है। ये प्रिंटर को अगर चलाना है, ये हमें पेपर में प्रिंट करके देगा, किसी सीट में कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देगा, तो मैं ये कंप्यूटर को समझाऊंगा कि तुम उसको बताओ, ये बताएगा, ना कि हम बताएंगे। क्योंकि ये कंप्यूटर जो उसको कम्युनिकेट कर सकता है मशीन से ना, पर हम नहीं कर सकते। वो इसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, हम नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे किसी एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू हम इसको कुछ प्रोवाइड करेंगे, इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे कि तुम्हें ये करना है, तो वो उस तरह से हमें प्रिंटर से करवा देगा, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर होता है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है बीच में, कि ये पूरे तरह से एक सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होते हैं, और वो मिल करके एक किसी भी आउटपुट के लिए दोनों वहाँ पे काम करते हैं, तभी जा करके हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब हार्डवेयर क्या होती है? अब अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल है हार्डवेयर का, हार्डवेयर में आपने कंप्यूटर जो होते हैं उसके आसपास आपने बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड देखी होगी, है ना। बहुत सारा आपने माउस देखा होगा, यहाँ पे माउस होगा, ठीक है। ऐसे ही कीबोर्ड होगा। ये सारी चीज़ें आपने देखा ही होगा, जिसने मतलब एक बार भी कभी कंप्यूटर दिखा हो तो। ये उसके बाद सीपीयू होती है हमारी, है ना। ये उसके बाद ये हमारा जो स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है, ये मॉनिटर होता है। इसी के अंदर जो सीपीयू होता है, इसी के अंदर हमारे पास, आपने ध्यान दिया होगा तो इसके अंदर हार्डवेयर वाली और भी चीज़ें होती है, जैसे मदरबोर्ड हो गई, है ना, वो भी हार्डवेयर है। हार्डवेयर कहने का मतलब जो चीज़ें आपको फिजिकली दिख रही है, जो चीज़ें देख सकते हो आप। मॉनिटर देख सकते हो, हाँ देख सकते हैं, स्क्रीन तो दिखती है ना, तो मॉनिटर देख सकते हैं, सीपीयू देख सकते हैं, सीपीयू के अंदर की चीज़ें भी देख सकते हैं। पर ये चीज़ें जो है वो हमें फिजिकली दिख जाती है, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें दिखती नहीं, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहले तो हार्डवेयर को और भी चीज़ें, और भी एग्जांपल्स है इसके, हार्ड डिस्क हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होते हैं हमारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। एक तरह समझ लो कि हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड लाइक टच, ठीक है। आप उसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी हार्डवेयर होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो ये नोट्स आपको मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, बस इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को सुनो। आपको अगर अपने से एडिशनली कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो, पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नोट्स में मिल रही होगी, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम ही अभी बहुत सारा चल रहा है, तो इंस्टाग्राम आपने देखा होगा, है ना। फेसबुक देखा होगा, ठीक है। ऐसे ही आपने क्रोम देखा होगा, जो ब्राउज़र होता है हमारा। तो ये सारे के सारे जो आपने देखे हैं ना, एम एस वर्ड देखा होगा, किसी को अगर कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज है तो उसने एम एस वर्ड पता होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में होता है, जिसके पास कुछ ना इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब हम इसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो इस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्या करता है, हमें एक एज ए मतलब समझ लो कि वो एक ब्रेन जैसा काम करता है, दिखता है कि हाँ अच्छा ये इंस्टाग्राम ऐसे चल रहा है, वीडियो दिख रही है, वहाँ पे हर एक चीज़ दिख रही होती है, यूट्यूब देख लो। ये सारी सारी जो है ना वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब आप जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे दूँ, तो यहाँ पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी पता होगा कि हम विंडो होती है जो हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर को सजाता है, ये चीज़ भी हम देखेंगे, ठीक है। मैक जो होती है वो हमारे ये एप्पल के प्रोडक्ट्स में होती है, ठीक है। मैक ओएस जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं। उसके बाद लिनक्स होता है, ठीक है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं कोड लिख के बनाया गया। जब भी हम कुछ चीज़ कोड लिख के बनाते हैं, जो कोडिंग होती है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते ना, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर। अब विंडो देख रहे हो, आप देख सकते हो क्या? नहीं, उसको देख नहीं सकते, आपको एक स्क्रीन दिखा रहा है, पर वो विंडो आप देख नहीं पा रहे, वो तो एक तरह से कोड लिखा हुआ है ना, तो उसको आप देख नहीं पा रहे हो। वैसे ही हमारे पास एम एस वर्ड बता दिया, क्रोम बता दिया, है ना। फोटोशॉप आपको पता होगा, वो सारी चीज़ें जो होती है वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस। अब ये इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर को एक तरह से इनपुट देने के लिए यूज़ में आते हैं ना, वो सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आप कंप्यूटर में हम इनपुट कहाँ से देते हैं? एक तो कीबोर्ड से देते हैं, जहाँ पे हम टाइप करते हैं, वो तो एक हमारा कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हम क्लिक देते हैं, तो एक तरह से क्या है, वो इनपुट ही है ना। हम क्लिक कर रहे हैं, बोले इसको कट कर दो, तो कट करके दे रहा है, तो एक तरह से हम इनपुट दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही हमारा समझ लो स्कैनर हो गया, जो प्रिंटर मैंने बताया था, ठीक है। वो प्रिंटर भी एक तरह कभी कभी इनपुट का काम करता है। जब हम नहीं बोलते कि आप आधार कार्ड दो, फिर वो स्कैन करके हमारा आधार कार्ड ले लेता है, तो उस तरह से वो काम करता है ना। और कोई माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन, आपने माइक्रोफोन मतलब जहाँ पे आप माइक, ये क्या बोलते हैं, अपने ईयरफोन लगाते हो, वो सारे माइक्रोफोन होते हैं, वो भी एक तरह से इनपुट है ना। तो ये क्या है कि हमारे कंप्यूटर के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, वो इसको हम एज ए
हैंड या माउथ ट्रीट करते कि आप एक तरह से समझ लो कि आप, अगर मैं बोलूँ कि आप एक इंसान जो है वो एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर है, और मैं इस इंसान को कंप्यूटर के थ्रू डिनेट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो उसका हाथ होता है। किसी भी, अगर हम उसका हैंड की बात करें तो वो एक इनपुट डिवाइसेस है। खाना हो, लेना हो या कुछ भी लेना हो, वो हम सब हाथ के थ्रू लेते हैं, तो वो एक हमारा इनपुट डिवाइस है ना। फिर सॉफ्टवेयर जो होते हैं जहाँ पे हमारे पास ये पूरी की पूरी सिस्टम को चला रही होती है, उसको हम एक तरह से ह्यूमन का ब्रेन बोल सकते हैं। ये ब्रेन जैसा ही काम करती है। ये सारी चीज़ें मैंने एज ए एग्जाम्पल लिख दिया है, तो आप वहाँ से देख के भी आराम से समझ सकते हो, ठीक है। हार्डवेयर जो हो गया वो पूरी की पूरी बॉडी को हम एक तरह से हार्डवेयर बोल सकते हैं। इसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ये हमारा हार्डवेयर हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हम समझने वाले हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं एक ह्यूमन को ही कॉपी करा है। कंप्यूटर जो है वो एक ह्यूमन को कॉपी करे, जो काम हम कर रहे थे वो अब हम कंप्यूटर के थ्रू करा रहे हैं। तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट मतलब जब हमारा प्रोग्राम रन हो गया उसके बाद कुछ चीज़ें प्रिंट करके देता है, मतलब हमें आउटपुट एज ए आउटपुट देता है। ये हम प्रिंटर के जगह ना स्कैनर लिख देते हैं, ताकि आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि बहुत बार हम स्कैनर के थ्रू लेते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, फेस स्कैनर हो, कुछ भी हो, हम उसके थ्रू वहाँ पे इनपुट लेते हैं। आउटपुट में भी प्रिंटर आएगा ना, आउटपुट में भी हमारा प्रिंटर आएगा, है, क्योंकि, है ना, आउटपुट में प्रिंटर आएगा, मॉनिटर आएगा, यहाँ पे हमें दिखता है स्क्रीन जो होती है ना कंप्यूटर की, उसको हम मॉनिटर बोलते हैं, है ना। उसके बाद हमारा स्पीकर होता है, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस के अंदर आएगा। तो ये सारे क्या है, एक तरह समझ लो आउटपुट। आप अपने आसपास देखो कि अगर मैं बोलूँ कि आपका आउटपुट क्या है, ह्यूमन बॉडी की आउटपुट क्या है, तो हमारा आई है ना। ये सारी चीज़ें जो वो एक तरह से आउटपुट के जैसा काम करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सीपीयू की बात करें, जो सीपीयू मैंने बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग, जो साइड में आपने देखा होगा इतना बड़ा बॉक्स जैसा कुछ रखा हुआ होता है, जिसमें यहाँ पे ऐसे कुछ नोजल्स होते हैं, ये बटन्स दिए होते हैं, यहाँ पे कुछ इनपुट के लिए लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो सीपीयू होता है, ठीक है। ये इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है कि जितना भी अभी हमने बताया ना कि अंदर जो काम हो रही होती है ना, जो एडिशन का काम हो, ठीक है, कोई ऑपरेशन हमने दे दिया डायरेक्ट करने के लिए, वो सारा का सारा काम जो होता है सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। अब जैसे ये एक तरह से समझ लो कि इसको भी हम ब्रेन बोल सकते हैं कंप्यूटर का, कि एक ब्रेन है, ठीक है। जितनी तरह की कैलकुलेशन आप सोच सकते हो कि ये कैलकुलेशन हो रहा है, तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन जो है वो इट डज ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन। एक तरह समझ लो कि ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। ये सारे तरह के जितने भी कैलकुलेशन आपने देखा होगा, एडिशन परफॉर्म करना या कुछ भी करना हो ना, वो सारा का सारा हमारा सीपीयू परफॉर्म करके देता है। अब ये जो सीपीयू होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर होती है एएलयू, ठीक है, और होता है हमारा सीयू, ठीक है, और होते हैं हमारे कुछ रजिस्टर्स। अब ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, एएलयू अभी मैं बता रहा हूँ। ये एएलयू होता है, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहने का मतलब कि जितने भी अर्थमेटिकल, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, वो सारे के सारे एएलयू के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ परफॉर्म्स, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, परफॉर्म्स मैथ एंड लॉजिक, ठीक है। जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो सारे के सारे हमारे एएलयू के अंदर होता है। उसके बाद सीयू क्या होता है, ये कंट्रोल यूनिट होता है। पूरा का पूरा सिस्टम का जो कंट्रोल यूनिट होता है ना, एक तरह समझ लो, इसको मैं लिखता हूँ कंट्रोल यूनिट। ये डायरेक्ट ऑपरेशन, जैसे मान लो कि बीच में चल रहा है और पावर कट हो गया, या फिर और भी चीज़ें होती है जो हमें डायरेक्टली, हम बिना किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सेंट्रल यूनिट, जैसे कि अगर जैसे मान लो दो नंबर को ऐड करना है, ये ए था प्लस बी है, तो इसने प्लस देखा और समझ गया कि ए और बी को, तो ये इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई दो नंबर जा रहे हैं, उसको तुम्हें ऐड करके देना। तो ये काम कौन करता है, ये सेंट्रल यूनिट करता है, सॉरी कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि पूरा का पूरा जो परफॉर्मेंस है ना, ओवरऑल क्या करना है तुम्हें, टास्क क्या, वो सारा का सारा अभी के लिए कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है, ठीक है। ये सारा डायरेक्ट ऑपरेशन उसको देते हैं। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं हमारा स्मॉल मेमोरी, एकदम स्मॉल और बहुत, लेकिन ये बहुत ही फास्ट होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हायरार्की होती है कि सबसे क्लोज जो होता है हमारे सीपीयू के अंदर, जो अगर हम मैं प्रोसेसर की बात करूँ ना, तो प्रोसेसर के सबसे नज़दीक होता है ना, वो हमारा रजिस्टर होता है। वो रजिस्टर का काम क्या होता है कि वो बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ, जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूँ कि रजिस्टर बनता कैसे, वो रजिस्टर जो होता है ना, वो कुछ फ्लिप फ्लॉप से मिल के बनते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। ये फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं कि इसके अंदर ना एक
KB डेटा या 1 यूनिट डेटा की तरह समझ लो कि 1 यूनिट डेटा जो है ना ये फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर होती है, और ये फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन बना करके हम ये रजिस्टर बनाते हैं। तो इसकी भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। तो एक तरह समझ लो कि स्मॉल मेमोरी होती है जिसका हम यूज कुछ डेटा को, एकदम स्मॉल डेटा जो फास्ट मेमोरी के लिए यूज हो रही हो ना, वैसे डेटा को हम यहाँ पे स्टोर करने के लिए ये रजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान से रखना, मतलब याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है मेमोरी। ठीक है, ये सारा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसको आप बस समझो और जो भी नोट्स दिया रहा है वहाँ पे फॉलो करोगे तो आपको पूरा का पूरा वापस से रिकॉल होते रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर, ये जो मेमोरी होता है ना, वो कंप्यूटर्स का जितना भी डेटा होता है, जो भी डेटा होता है वो सारा का सारा हमारा यहीं पे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अब ये मेमोरी के भी टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, और एक हमारा होता है कैशे मेमोरी। इसको कैशे कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैशे मेमोरी होता है। ये कैशे मेमोरी में का काम क्या होता है कि अब पहले तो प्राइमरी समझते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी होता है, इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं। मेन मेमोरी मतलब आपने रैम सुना होगा कि भाई रैम, आपका रैम क्या है, 4 GB करके जो लोग बोलते हैं ना, वो रैम होती है। ये प्राइमरी मेमोरी को हम रैम बोलते हैं। ठीक है, ये रैम का काम क्या होता है कि टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। जैसे अगर मैं एक प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना, तो उसका जो पूरा ओवरऑल स्टार्टअप कैसे होता है, बूट कैसे होती है ना, वो चीज़ को हम समझेंगे। तब मैं बताऊंगा कि ये रैम जो होती है ना, वो एक तरह से टेम्पररी मेमोरी स्टोर करके रखता है, टेम्पररी डेटा। जैसे मान लो कि आपने अभी आपका अगर लैपटॉप शट डाउन है, ठीक है, अगर आपका लैपटॉप बंद है, अभी आप यूज नहीं कर रहे, तो वो रैम जो वो जब हम अगले दिन जब स्टार्ट करेंगे तो रैम पूरी की पूरी खाली होगी, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। बस उसके बाद धीरे से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होगा, और फिर उसके बाद जो जो चीज़ें हम रन करेंगे, मान लो हमने पबजी रन कर दिया, ठीक है, पबजी गेम अगर हमने रन कर दिया तो उसकी एक फाइल यहाँ पे बनेगी उस टाइम पे, बस जितने देर के लिए रन होगी। जैसे ये रन करना खत्म हुआ फिर वापस से हट जाएगा। ठीक है, तो जो भी मतलब करंट टाइम पे जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उस चीज़ को बस ये रैम स्टोर करके रखता है, और ये हमारी, इसको हम वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलाटाइल कहने का मतलब कि ये डेटा जो है वो कुछ टाइम के लिए ही स्टोर करके रखता है। जैसे ही हमने बंद कर दिया, पावर कट होते ही वो सारा का सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाता है, उसको हम वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो जो रैम होती है वो उसको मेन मेमोरी बोलते हैं, और वो हमारी वोलाटाइल और टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, ये प्राइमरी का बात हो गया। सेकेंडरी में हो गया, आपने सेकेंडरी में भी सुना होगा कि भाई आपका रैम और रोम क्या है। तो इंटरनल जो स्टोरेज होता है, जो कैपेसिटी होता है, आपको 126 GB आपने देखा होगा, 256 GB देखा होगा। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, मतलब डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। ठीक है, परमानेंटली कहने का मतलब आपने SSD सुना होगा, SSD हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, HDD। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। CD ड्राइव हो गया, ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज है। इसको आप पावर कट भी हो जाए तो भी ये डेटा रहेंगे। हार्ड डिस्क में आप डेटा डाल दो, उसको फेंक दो, फिर आप लगा के देखो वही डेटा। पेन ड्राइव देख लो, पेन ड्राइव जो होती है वो पेन ड्राइव भी सेम, आप उसमें डेटा डाल के बैग में भरते हो, आप दूसरे जगह जाकर के वापस से किसी दूसरे PC में लगाते हो, और आपकी डेटा जैसे की तैसे रहती है। तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है, वो नॉन वोलाटाइल होती है। मतलब नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब कि वो इरेज नहीं होता, पावर कट होने के बाद इरेज नहीं होता, इसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। ठीक है, नॉन वोलाटाइल, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। एक हम जो मैं बता रहा था कैचे मेमोरी, वो कैचे मेमोरी क्या होती है कि जैसे मान लो मैं बताता हूँ इसका जो सबसे, एक मान लो प्रोसेसर है, ठीक है, ये प्रोसेसर क्या करता है, सारे काम को करता है। ठीक है, ये इसका काम करने का है। अब ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, या फिर मेन मेमोरी समझ लो, ये मेन मेमोरी है, और ये इससे डायरेक्ट कम्युनिकेट अगर करेगा, अगर बोल रहा हूँ अगर ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है प्रोसेसर इससे, तो समझो कि यहाँ पे बहुत सारी डेटा है ना, और इसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत फास्ट है। बहुत फास्ट कहने का मतलब कि समझ लो कि अगर ये 1 मिनट में 1000 काम कर रहा है, तो यहीं पे ये सप्लाई करने में 1 मिनट में 100 टास्क की पास कर पा रहा है। मतलब ये दे रहा है कम, पर इसका काम करने का तरीका, तो ये क्या करेगा, एक तरह से प्रोसेसर हमारा वेट करेगा। अब हम प्रोसेसर को वेट करा रहे हैं ना, तो जब हम प्रोसेसर को वेट कराते हैं ना, तो हमारा CPU ना मतलब कुछ टाइम के लिए आइडियल हो जाता है। मतलब वहाँ पे वो उसके अंदर कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, जो अननेसेसरी डेटा कंज्यूम और जो पावर कंज्यूमशन होती है वो इसी के कारण होता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बीच में एक कैशे मेमोरी बनाते हैं। ये कैशे मेमोरी क्या होता है, ये रजिस्टर से मिलके बने होते हैं, एक तरह समझ लो कि रजिस्टर से मिलके बने होते हैं, और ये कंपैरेटिवली मेन मेमोरी से मतलब रैम से ज़्यादा फास्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, जो डेटा अगर मुझे लग रहा है कि पबजी अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, तो पबजी से रिलेटेड जितने भी डेटा था, ठीक है, ये एक मान लो यहाँ पे एक फाइल थी जिसमें पबजी का ही पूरा का पूरा डेटा है, जो भी आपने
डाउनलोड कर रखा है वो सारे के सारे इसमें स्टोर है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही आपने पबजी लिया वो क्या करेगा, एक बार तो पहले सर्च करेगा कैसे के अंदर, तो इसको नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके उठाएगा, यहाँ पे जैसे ही मिला वो यहाँ पे रखेगा, और साथ ही साथ एक तो प्रोसेसर को भेज देगा, तो और एक कॉपी यहीं पे रख लेता है कि अगर मान लो नेक्स्ट टाइम यूज हुआ तो हम यहाँ से ही ले लेंगे, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपैरेटिवली जो वहाँ पे जाने में जो टाइम लग रहा था वो एक तरह स्लो था, और ये हमारा थोड़ा फास्ट कर देता है, इसलिए हम बीच में एक कैशे मेमोरी लगाते हैं जो ये काम हमारा कर देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ। तो ये जो कैशे मेमोरी होती है ना, ये कैशे मेमोरी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा बोटल नेक को दूर करने में। अब ये बोटल नेक क्या होती है ना, बोटल नेक होती है नाम से पता चला होगा, बोटल नेक मतलब एक बोतल का आप शेप इमेजिन करो। ठीक है, ये एक बोतल ऐसा होता है, ठीक है, ये एक बोतल है, जब आप यहाँ से पानी इसमें भर के रखे और जैसे ही आपने इसको पूरा उड़ेला, ठीक है, जैसे ही आपने पूरा का पूरा इसको ऐसे पलट दिया, तो क्या यहाँ पे धीरे से आकर के पानी रुकता है, यहाँ से पूरी तेज़ी में आती है, पर क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पार्ट है वो थोड़ा स्लो है, तो यहाँ पे पानी धीरे धीरे आने लगता है, फिर हम आराम से पी पाते हैं। इसको बॉटल नेक बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि अगर हमारा ये फास्ट है, ये हमारा स्लो है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जगह पे जो काम है वो अटक रहा होगा, वो धीरे चल रहा होगा, इसको हम बोटल नेक बोलते हैं एक तरह से, समझ गया है। तो ये बोटल नेक होती है, तो इसको हम इस तरह से कैसे मेमोरी के थ्रू हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें आप जो सारी कंटेंट है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ पे आओ, अगर आप देखना चाहो, इसमें देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये 12th का 11th का सिलेबस है जिसमें हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम ये मैंने कवर कर लिया। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, प्राइमरी कर लिया, कैसे कर लिया, सेकेंडरी कर लिया। ठीक है, यूनिट ऑफ मेमोरी, ये चीज़ हम देखते हैं कि बीट क्या होता है, बाइट क्या होता है, केबी क्या होती है, एमबी क्या होती है, जीबी क्या होती है, टीबी क्या होती है, और पैटा क्या होती है। ठीक है, तो चलते वापस से यहाँ पे, तो हमारी जो मेमोरी यूनिट है इसको समझेंगे, मेमोरी यूनिट। ठीक है, इस मेमोरी यूनिट में क्या होता है, ये जो एक बीट होती है ना, 1 बीट, ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट मतलब 0 या 1। ये 0 1 का फंडा हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट जो यूनिट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट नहीं, इसी का जो और भी पार्ट था ना मैंने दिखाया, देखो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट यूनिट का ये वाला पार्ट है, इसके बाद हमें ये चीज़ पढ़नी, फिर जब हम ये ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ये बुलियन लॉजिक पढ़ेंगे, तब हम अच्छे से देखेंगे 0 1 होता क्या है। ठीक है, तो ये 1 बीट या एक सिंगल जो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना वो 0 और 1 पे काम करता है। अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ, ये 0 1 पे काम करता है, तो 1 बिट मतलब या तो 0 या तो 1। ठीक है, ये 1 बिट इतना ही होता है। उसके बाद 1 बाइट इक्वल टू होता है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, अगर हम 8 टाइम्स 0 0 0 1 या कुछ भी किसी का भी इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने 8 टोटल डिजिट बिट्स ले लिए, तो इसको हम बोलेंगे 1 बाइट। ठीक है, ये 1 बाइट होता है, समझ आए। ठीक है, तो ये 1 बाइट इक्वल टू समझ आ गया कि 8 बिट होता है। ठीक है, अब जैसे ही 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, अगर मैं बोलूँ के बी मतलब होता है किलो बाइट, तो इससे देखो समझ में आ रहा होगा, किलो बाइट का मतलब 1000 कहीं ना कहीं आ रहा होगा, के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो 1000 आ रहा होगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, 1 किलो बाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 किलो बाइट इक्वल टू 1000। अगर आप ऐसे पूछूं कि 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, आप 1 किलोमीटर का मतलब भी यही समझोगे। ठीक है, मतलब 1000 ऑफ मीटर्स अगर हम कंबाइन करें तो 1 किलोमीटर बनता है, 1000 ऑफ ग्राम अगर हम कंबाइन करें तो 1 किलोग्राम बनता है। पर यहाँ पे केबी में क्या होता है, थोड़ा सा सर्टेन चेंज है कि यहाँ पे 1024 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ 1 MB इक्वल टू कितना होता है, तो 1 MB इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1024, अब ये किलो बाइट। ठीक है, 1024 केबी को अगर हम कंबाइन करते हैं तो 1 MB बनता है हमारा। ठीक है, उसके बाद सेम अगर मैं इसको अगर हम 1024 MB की बात करें तो ये जाकर के बनता है हमारा 1 GB। ठीक है, और इसका अगर हम 1024 GB को कंबाइन करते हैं, 1024 GB अगर हमने कर दिया तब बनती है हमारी जाके 1 TB विच इज़ टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट, इसको हम टेराबाइट बोलते हैं, इसको हम गीगाबाइट बोलते हैं, गीगाबाइट। MB तो आपको पता ही है, मेगाबाइट, KB भी पता है, किलोबाइट। ठीक है, समझ आया। उसके बाद ये 1 टेराबाइट होता है। अगर हम 1 टेराबाइट की जगह अगर हम इसको
1024 टेराबाइट कर दें, ये अगर हम 1024 टेराबाइट कर दें तो हमारा पीबी बनता है, जिसको हम बोलते हैं पेटाबाइट। ठीक है, ये 1 पीबी बनता है, इसको हम बोलते हैं पेटाबाइट। समझ आए? तो ये इस तरह से मतलब सीक्वेंस है। और भी तो ये हमें समझना है कि बस ये यूनिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जीबी तक भी याद कर लो तो चलेगा, तो टीबी तक तो ऐसे ही मतलब आपको याद हो जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है, बस ये चीज़ समझ लो कि 1 बाइट में हमारा 8 बीट होता है। उसके बाद बस उसके बाद तो आपको बस 1024 करते जाना है और आपको यहाँ पे मिलते जाएगा उसका नेक्स्ट वर्जन। ठीक है, समझ आया? तो ये सारे के सारे जो हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर था जिसमें हमें ये कवर करनी थी, वो सारा का सारा चीज़ हमने कवर कर लिया। आप इसको एक बार रिवीजन करो, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स एक्चुअली है क्या बताता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले से कॉपी कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो पार्ट है ना, ये हमारा पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे नोट्स बना करके प्रॉपर रखा हुआ है। तो आप सिंपली इससे भी आप रेफ़र करके, ये मैं या तो सीधा कॉपी पेस्ट कर दूंगा वहाँ पे, तो आप इसको वहाँ से रेफ़र कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जो करना आपको आप अपने तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पे बोला हुआ चीज़ों को अगर लिखना चाहो, मैं तो ऐसे नोट्स बनाता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ रहा होता हूँ या जो भी टीचर ने हमें पढ़ाया है, मैं क्या करता हूँ उसी को नोट्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो अपना नोट्स खुद से बना सकते हो आप, या फिर इसका हेल्प लेना चाहो तो आप इसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।